हमारे साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी। अर्पित, आप कैसे इंट्रोड्यूस करते हो खुद को? नॉर्मली चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बताता हूँ अपने आप को। बाकी थोड़ा बहुत सोशल मीडिया मतलब पॉलिटिकल कंटेंट क्रिएटर बोल रहा हूँ, इन्फ्लुएंसर तो नहीं बोलता। कैसे शुरू हुई ये जर्नी? कब से शुरू हुई, थोड़ा बताओ। शुरू से कीड़ा था पॉलिटिक्स का, तो वो शुरू से ही अंदर था। तो एक दो सोशल टॉपिक्स पे बनाई और एक एमएलए स्टॉक एक्सचेंज पे वीडियो बनाई थी, तो वो ट्विटर पे काफ़ी वायरल हो गई थी। तभी सर्वप्रिया सांगवान जो बीबीसी की रिपोर्टर है, ध्रुव राठी, इन लोगों ने मुझे फॉलो किया और डीएम वगैरह भी किया था उस टाइम। तो तब लगा कि ये फोटे है, लोगों को पसंद आ रही है मेरी बात। मैं फैक्ट्स भी दे रहा हूँ लोगों को और मैं फन वे में भी दे रहा हूँ, तो लोग एंगेज हो रहे हैं। एक तरीके से हेट पॉलिटिक्स ही है कि जब खड़े होकर स्टेज से प्रधानमंत्री खुले होकर खुले तौर पे घुसपैठिया बोल रहे हैं। जिस तरह से रिलीजन को यूज किया, हिंदू मुस्लिम सीधे तौर पे प्रधानमंत्री ने बोला, जिस तरह से उनकी भाषा में मंगलसूत्र, मटन और जाने मछली क्या 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 उन्होंने शामिल किया, इससे पहले कभी नहीं हुआ। कारण क्या लगता है? प्राइम मिनिस्टर को लगा था कि राम मंदिर में कैश आउट कर लूंगा इलेक्शंस में, तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ बोलने की। बट मार्च के बाद इलेक्शन ऐसा टर्न अराउंड किया कि उन्हें लगा कि यार ये हो क्या रहा है। गांधी जी कहा करते थे कि पॉलिटिक्स डिवॉइड ऑफ रिलीजन इज एब्सोल्यूट डर्ट एवर टू बी शंड। हर 2 अक्टूबर पे ट्विटर पे गॉड से ट्रेंड हो रहा है। आज हमने तो किताबों में यही पढ़ा था कि गांधी जी को गॉड से ने मारा है। अब उसको तो हम एज अ टेररिस्ट समझते थे, काइंड ऑफ कि भाई हमारे देश के इतने बड़े लीडर को मार दिया। 2014 के बाद वो पता नहीं कैसे हीरो बनने लगा, और अभी इस इलेक्शन में भी हमारे विश्व गुरु जी ने बोल दिया कि गांधी जी को तो कोई जानता ही नहीं था जब तक उनकी पिक्चर नहीं आई। आपको क्या लगता है, यूथ ने कितना पार्टिसिपेट किया है और कितना इलेक्शन के रिजल्ट्स यूथ की भागीदारी पर डिपेंड करेंगे? लगता तो है करेंगे, और वन ऑफ द मेन रीजन मैं क्रेडिट ध्रुव को दूंगा, ध्रुव राठी को, इस चीज का। भाई मैं तो एक तरीके का मानता हूँ कि वो एवेंजर्स की दुनिया क्रिएट कर दी उस इंसान ने, और हम उसका पार्ट बन गए। तो हम छोटी वॉइसेस थे, उसने हमें एक स्टेज दे दिया और हमें बड़ी वॉइस मिल गई। यूथ को और सोशल मीडिया को पे आपको हमको फॉलो करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? जो भी सरकार बने, कुछ रिजल्ट सामने आएंगे, और आपका मैसेज क्या है? मेरा तो पर्सनली एक ही मैसेज रहता है कि डोंट स्टॉप क्वेश्चनिंग, मतलब क्वेश्चन पूछना बंद मत करना। कैंडिडेट विद शालीन के दर्शकों के लिए आज एक हमारे साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है। अर्पित, आप कैसे इंट्रोड्यूस करते हो खुद को? जनता के लिए कैसे इंट्रोड्यूस करना चार्टर्ड चाहते अकाउंट चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब नॉर्मली चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बताता हूँ अपने आप को। बाकी थोड़ा बहुत सोशल मीडिया मतलब पॉलिटिकल कंटेंट क्रिएटर बोल रहा हूँ, इन्फ्लुएंसर तो नहीं बोलता। क्योंकि इन्फ्लुएंसर तो मेरे हिसाब से पर्सनली मुझे ऐसे लोग लगते हैं जो बड़े लीडर्स है, एक स्टेचर है किसी का, जो एटलीस्ट खड़े होकर कम से कम 1-2 लाख लोगों को इकट्ठा कर सके अपनी सिर्फ खड़े होने पे ही। या फिर ऐसे लोग जो मतलब कुछ सिखा रहे हैं, ठीक है ना, उस तरीके के लोगों को तो मैं इन्फ्लुएंसर बोलता हूँ। हम तो क्या है, बस अपनी एक जो नॉर्मल ओपिनियन होती है ना, जैसे जो मेरी और आपकी ओपिनियन है, हम तो मुखर होकर रख रहे हैं स्क्रीन पर। बट बहुत लोग बोलना चाहते हैं बट बोल नहीं पाते, उनकी बातें हम बोल देते हैं, तो हमारा बस इतना ही काम है। और थोड़ी बहुत हम उनसे ज्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि लोगों को शायद टाइम नहीं मिल पाता उतना, हम उसमें लगे रहते हैं। तो ईजी होता है हमारे लिए फैक्ट्स वगैरह को ईजी प्रेजेंट करना, तो उनको नॉलेज मिल जाती है इससे। तो पॉलिटिकल कंटेंट क्रिएटर ज्यादा बेटर है मेरे लिए तो पर्सनली। कैसे शुरू हुई ये जर्नी? कब से शुरू हुई, थोड़ा बताओ। जर्नी स्टार्ट हुई 2020 में, लॉकडाउन में। तो शौक तो शुरू से ही था, स्कूल टाइम से ही, मतलब बोलने का, स्पीच वगैरह देने का, डिबेट का। तो बोलने का शौक तो शुरू से ही था। और काफी बार ऐसा हो जाता था, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते थे स्कूल में जिन पर लोग नहीं बोलना चाहते थे, मेरे साथ के दोस्त यार, पर मैं बोल देता था। तो वहां से भी वो रिलेटेबिलिटी फैक्टर डेवलप हुई कि यार ये बंदा हमारी बात कर रहा है, भले हम नहीं बोल पा रहे, बीट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या नहीं हमारी हिम्मत वो बोलने की। तो वहां वो चीज थी। फिर मैं अपने सीए के कोर्स में घुस गया, और वहां तो टाइम मिलता नहीं है बिल्कुल भी, 24 घंटे अपना पढ़ाई और बस उसके इधर उधर हुए तो मतलब मामला खराब हो जाएगा। तो बट उसके बाद जॉब वगैरह स्टार्ट कर दी, कोई सोचने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि चीजें बहुत जल्दी होती रही। बट लॉकडाउन के टाइम सब बैठे घर पे, और उस टाइम सोशल मीडिया का बूम था, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो। तो मैंने कहा कोई तरीका तो है नहीं, अब किस तरीके से कुछ तो नया किया जाए। वो टाइम था, काफी लोगों ने स्टार्ट किया, तो मैंने भी उन्हीं की तरह स्टार्ट किया था उस टाइम। स्टार्टिंग की थी वो नॉर्मल जो सभी बनाते हैं, एक दो गाली दे के वीडियो बना दी थी इंस्टाग्राम पे। तो फिर लगा कि फिर एक सोशल, क्योंकि शुरू से कीड़ा था पॉलिटिक्स का,
मैं बुलंदशहर से हूँ, उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से। और यूपी की और बिहार की तो हर इंसान रिक्शा वाला होता है या पान की दुकान है, चाय की दुकान, पॉलिटिक्स डिस्कस होती है। तो वो शुरू से ही अंदर था, तो एक दो सोशल टॉपिक्स पे बनाई, और एक एमएलए स्टॉक एक्सचेंज पे वीडियो बनाई थी। तो वो ट्विटर पे काफी वायरल हो गई थी। तो उसमें दो उस टाइम नाम थे, कुमार विश्वास और कपिल मिश्रा का नाम था, जब कपिल मिश्रा ने छोड़ दी थी बीजेपी, और कुमार विश्वास शायद रिलेटेड थे आम आदमी पार्टी से। तो उन्होंने वो रीट्वीट कर दी थी। आम आदमी पार्टी छोड़ दी थी। तब कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी थी। तो कुमार विश्वास ने वो वीडियो रीट्वीट की थी, तो वो काफी वायरल हो गई। तभी सर्वप्रिया सांगवान जो बीबीसी की रिपोर्टर है, ध्रुव राठी, इन लोगों ने मुझे फॉलो किया और डीएम वगैरह भी किया था। उस टाइम मेरी ध्रुव से पहली बार बात हुई थी। फिर उसके बाद एक दो वीडियो और बनाई, फिर जीएसटी से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी, वो भी सटायर वे में बनाई थी। तो वो ध्रुव ने उस टाइम, आज से करीब 2 ढाई साल पहले शेयर की थी इंस्टाग्राम पे। तो तब लगा कि ये फोटे है, लोगों को पसंद आ रही है मेरी बात, मैं फैक्ट्स भी दे रहा हूँ लोगों को और मैं फन वे में भी दे रहा हूँ, तो लोग एंगेज हो रहे हैं। तब से फिर तो मतलब ऐसा भी नहीं कि मैं रेगुलर रहा, काफी टाइम तक ऑन एंड ऑफ रहा। ये सबसे ज्यादा रेगुलर मैं इस इलेक्शन में ही हुआ हूँ। तो यही, ये है थोड़ा बहुत जो किया है अभी तक। बट बस शुरू बात यही है कि वो पॉलिटिक्स का कीड़ा, और जो होती है ना, ये लोगों की बात पहुंचानी है आगे तक, वो जरूरी थी। तो 2019 के इलेक्शन में आप एक तरह से स्पेक्टेटर थे। आप एंगेजमेंट एज अ वीडियो कंटेंट क्रिएटर, आपका एंगेजमेंट नहीं था, आप एक स्पेक्टेटर थे। उस समय से लेके आज तक क्या बदला देखते हो? सोशल मीडिया तो तब भी थी और आज भी है। बिल्कुल थी। बट आज की सोशल मीडिया और 2019 के सोशल सोशल मीडिया में जमीन आसमान का फर्क लगता है मुझे। मुझे लगता है कि 2019 से 2024 तक का जो ये 5 साल का सफर रहा है, मीडिया की क्रेडिबिलिटी गिरी तो थी पहले भी, पर इतनी ज्यादा गिर जाएगी किसी ने सोचा नहीं था। कि मतलब बेसिक बेसिक टॉपिक, अगर कोई मणिपुर में इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाता है, जब वो न्यूड परेड करवाई जाती है, वो तक मीडिया में कवरेज नहीं हो रही, और सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को पता चल रहा है। तो आप ये एक लिमिट देख सकते हैं, किस तरह की लिमिट तक हमारा इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया पहुंच गया था। तो वो जो गिरावट आई इंडियन मीडिया की, आई थिंक वो एक मेन ट्रिगर रहा है एटलीस्ट पॉलिटिकल क्रिएटर्स के लिए मेन स्ट्रीम में आने का। और लोग थोड़े से अवेयर तो हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है 2019 में। वो पागलपन जो था, वो पागलपन अब कम तो हुआ है। भले ही अभी भी हो सकता है बहुत लोग खुल के नहीं बोल रहे हो, फॉर वॉट एवर रीजन, क्योंकि अभी भी भीड़ में अगर 10 में से 8 लोग देखोगे जो ज्यादा बोलने वाले होंगे, वो एक तरफ के ही होते हैं। बट फिर भी अवेयरनेस आई है। और 2019 में जब वो बालाकोट स्ट्राइक वगैरह हुई थी, हमारा एक टेररिस्ट अटैक हुआ था, वो उसके बाद से एक नैरेटिव चेंज हुआ था। तो वो फ्रेश था लोगों की मेमोरी में। मुझे लगता है इंडिया में ना पब्लिक की मेमोरी बहुत शॉर्ट है, वो सेंटीमेंट्स पे चलती है कि अभी 5 महीने पहले अगर किसी ने कोई बढ़िया काम कर दिया तो हाँ दे दो वोट। तो वो चीज थी। बट 2019 के बाद लोगों को समझ आया, अति इतनी हो गई ना भाई। मतलब सिर्फ सुनते थे कि पेट्रोल शायद कभी 100 रुपए टच कर जाएगा, हम इमेजिन करते थे। मतलब मुझे अभी भी याद है, मैं इतना बड़ा तो नहीं हूँ, मैं 29 ईयर्स का ही हूँ, बट मैं जब स्कूल में था तब शायद 52 या 53 ऐसे कुछ अराउंड पेट्रोल था। तो हमारे स्कूल में एक लड़का बाइक से आता था, उस टाइम की बात है कि 52 रुपीज पेट्रोल। और आज हम कभी सोचते थे कि 100 रुपए का भी हो भी सकता है, और आज हो भी गया है। सिलेंडर 1400 1100 1100 रुपए का बिक रहा है। मतलब सोचने वाली बात है कि यार, जो नॉर्मल इंसान है, जो दिहाड़ी कर रहा है, मजदूर है, उस पे उसका तो कोई जीव मतलब रोज का कुछ गुजारा हो ही नहीं सकता। इवन जो मिडिल क्लास भी है, जो 50,000 रुपए कमा रहा है, उसकी तो 50,000 ही इनकम है ना, उसके तो प्रमोशन हो ही नहीं रहे। तो उसको भी लगा कि यार मैं 50,000 कमा रहा हूँ, मैं पहले 20,000 बचाता था, अब मेरे 5,000 बच रहे हैं, तो कहीं तो कुछ गड़बड़ है। और फिर ये चार लोग आके सोशल मीडिया पे मुझे सेम चीज बता रहे हैं विद फैक्ट्स। तो मेरे पास अपना आर्ग्यूमेंट सपोर्ट करने के लिए भी है कि हाँ, मैं इसीलिए चाहता हूँ कि कुछ चेंज हो। तो ये मुझे लगता है ये चेंज तो आया है। लेकिन जहाँ चेंज आया है वहां पे कुछ ऐसे क्रिंज लोग भी खड़े हुए, ऐसे लोग भी इन्फ्लुएंसर की लाइन में आके खड़े हो गए। आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पुरानी बात है, एक इंस्टा पे और सब जगह ट्रेंड चल रहा था कि ऑल आइज ऑन रफा। उसके एवज में एक पोस्ट डाला गया कि ऑल आइज ऑन पीओके, और लोगों ने उसको पूरा भरसक। लेकिन ठीक है कि दोनों साइड के लोग हैं, दोनों साइड की आवाज आनी चाहिए। उन्होंने जो कहा हम उसको बिल्कुल शन क्यों करें, ठीक है। लेकिन जिस तरह से मीडिया
इन दोनों की क्या कोई समानांतर तुलना की जा सकती है? रफा में जो हो रहा है और जो पीओके में हो रहा है, जो दोनों की पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है, पॉलिटिकल सिनेरियोज हैं, कोई कंपैरिजन नहीं है। सीधे सीधे तौर पे कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। लेकिन मीडिया उसको भी उतनी ही वेटेज दे रहा है। हालांकि रफा को तब तक वेटेज नहीं मिली थी जब तक ये नहीं आया था, पीओके वाला मैटर नहीं आया था। क्या कैसे देखते हो आप इसको? अब आप हिंदुस्तान से फिलहाल बाहर हो, जियो पॉलिटिक्स फॉलो कर रहे होंगे। मैं अज्यूम करता हूँ कि आप उन डेवलप्ड कंट्रीज के आसपास काफी चक्कर लगाए होंगे, आपने काफी घूमे होंगे कुछ डेवलप्ड कंट्रीज को। वहां पे जिस तरह से पॉलिटिक्स की जाती है, वहां का यूथ जिस तरह से पॉलिटिक्स को देखता, समझता, सुनता है, यहाँ पे कब, क्या लगता है आपको, क्यों हम पिछड़े हुए हैं इतना? माइंडसेट में क्यों पिछड़े हुए हैं? जहां तक पॉलिटिक्स की बात है ना, तो जो सेंटीमेंट्स पे पॉलिटिक्स इंडिया में जिस लेवल पे खेली जाती है, आई डोंट थिंक डेवलप्ड कंट्रीज में वो चीज है। इंटरेस्ट कम है, ये मैं कहूंगा। जितना इंटरेस्ट इंडिया में पॉलिटिक्स में लिया जाता है, शायद यहाँ उतना इंटरेस्ट नहीं लिया जाता, क्योंकि अभी यहाँ यूरोपियन यूनियन के इलेक्शंस चल रहे हैं। और अगर आप नॉर्मल किसी चलते हुए इंसान से बात करोगे तो उसे इतनी नॉलेज नहीं होगी, बट हाँ, अगर वो किसी को वोट देने वाला होगा तो उसके पास एक प्रॉपर रीजन होगा विद प्रॉपर रैशनल कि ये बेसिस है, मैं इसलिए वोट दे रहा हूँ। और वो बेसिस कोई बेसलेस नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंडिया में क्योंकि रिलीजन एक मेन फैक्टर है, तो हिंदू मुस्लिम पे वोट दे रहा है कि जी मुझे मुसलमान पसंद नहीं इसलिए मैं हिंदुओं को वोट दे रहा हूँ। वो जो फालतू के जो रीजंस होते हैं ना, जिसका कोई सिर पैर नहीं है, वो बिना सिर पैर के रीजंस नहीं होते। तो उनके प्रॉपर रीजंस होते हैं कि काम हुआ है यहाँ पे, इसने ये किया इसलिए मैं वोट दे रहा हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ लोग इंडिया में बीजेपी को ही वोट देने जाते हैं, तो वो कभी काम नहीं गिनाते। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि कोई सरकार 10 साल चले और वो कुछ काम ही ना करे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। भले ही उसने 2 काम किए हो, 4 काम किए हो, बट वो 4 काम भी तो गिनाओ। वो चीज यहाँ पे मैंने डिफरेंस देखा। बात रही राफा वाली, तो यार पता है क्या है कि मुझे ऐसा लगता है जबरदस्ती ना काउंटर करना है, कि जब मुसलमानों के फेवर में एक चीज डाल दी और हमें वो काउंटर करना है। और मीडिया में तो आपने वो नैरेटिव देखा ही है अभी, अब तो मतलब बहुत ही ज्यादा प्रेवेलेंट हो गया कि मीडिया बोलेगा ही नहीं। आ, और ये एक तरीके से हेट पॉलिटिक्स ही है कि जब खड़े होकर स्टेज से प्रधानमंत्री खुले होकर खुले तौर पे घुसपैठिया बोल रहे हैं। मतलब हम बात करते थे कि बीजेपी में कोई भी कुछ भी बोल दे, कितना ही गंदा कमेंट डाल दे, कुछ भी बोल दे, बट प्राइम मिनिस्टर अपने मुंह से कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनकी एक इमेज है, पूरी दुनिया देखती है। भाई तुम दुनिया भर में ट्रैवल कर रहे हो, तुम कह रहे हो विदेश में डंका बज रहा है, तो पूरी दुनिया और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, इलेक्शन हो रहे हैं, सबकी नजरें हैं। बट जब खुले मन से प्राइम मिनिस्टर ही घुसपैठिया बोल रहा है, तो वो एक जो आइडियोलॉजी जाती है ना वो चेलो चपाटों में, वो यही जाती है कि तुम कुछ भी अगर डालोगे और वहाँ मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, तो तुम्हें काउंटर करना ही करना है। मतलब ये वॉट अबाउटरी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, कि मणिपुर में तुमने वीडियो डाली तो तू संदेशखाली पे बोल, तूने संदेशखाली पे वीडियो डाली तो तू फलानी जगह बोल, इधर बोल उधर। मतलब जो गलत है वो गलत है, चाहे कहीं भी हो। अगर लोग बोलते हैं कि तुमने राफा पे स्टोरी डाली, तुमने कश्मीरी पंडित पे क्यों नहीं डाली, तो भाई मैं तो ये बोलता कि मैं तो पैदा नहीं हुआ था और ये अंकल ही मुझे मैसेज करते हैं ऐसे, तो उस टाइम तुम थे, तुम क्यों नहीं बोले? तुम्हें बोलना चाहिए था। और अगर जो चीज मुझे आज गलत लग रही है मैं उस पर बोल रहा हूँ, तो तुम ये क्यों बोल रहे हो कि तूने इस पे नहीं बोला, उस पे नहीं बोला? अभी इवन नॉर्मल लोग भी जो मुझे फॉलो करते हैं वो कहते हैं भाई मणिपुर पे भी लिखो, भाई 1984 राइट्स पे भी लिखो। अरे भाई क्यों, मतलब हर चीज पे लिखना जरूरी है क्या? जो अभी करंटली हो रहा है मुझे वो दिख रहा है, मैं उस पर बोल रहा हूँ। जब मुझे लगेगा कि ये कुछ चीज अभी चल रही है, इस पे बोलना चाहिए, तो ऑब्वियसली उस पर भी बोला ही जाएगा। अगर नहीं बोला जाए तब कोई मेरे पे क्वेश्चन उठाए, या किसी पे भी क्वेश्चन आए तो उठाए, तो बनता ही है। और मतलब इसमें एक चीज मिसिंग भी महसूस महसूस होती है कि आपकी जो कॉन्शियंस है, आप उसके लिए जवाबदेह नहीं हो, आप सारी दुनिया के लिए जवाबदेह हो। आपके सामने, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बिल्कुल आपके सामने जो घटित हो रहा है, आप उसको देख के रेस्पॉन्ड करोगे ना, या आप किसी दुनिया को प्लीज करने के लिए या उनके इंटेलेक्ट को सेटिस्फाई करने के लिए आप 50 चीजें और लाओगे, या बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करोगे जिसकी जरूरत नहीं है। इंसान, हम आज के काल में रह रहे हैं तो हम आज ही के ऊपर बात करेंगे। बहुत लाजिम सी बिल्कुल बात। सही बात है। मुझे लगता है कि जिन लोगों को बहस छेड़नी है, उनको बहस ही छेड़नी है, उनको समझना नहीं है। यदि उनको समझना होता तो जितनी क्लैरिटी से, अब जैसे ध्रुव की वीडियोस आती हैं, जितनी क्लैरिटी से वो समझाता है, लोग समझते हैं। माहौल तो बना है, जैसे आपने कहा कि अब वो लोग भले अपना मन बना के बैठे हों कि हमें बीजेपी को वोट डालना है, लेकिन अब चीखते नहीं जिस तरह से पिछली बार चीख रहे थे। उनको कहीं ना कहीं अब आइडेंटिफाई कर लिया गया कि ये पिछली बार जब
लोग भक्त बोलते थे ना खुद को, तो बड़ा एक गर्व महसूस करते थे। अब इस बार जब भक्त बोलते हैं ना, तो थोड़ी तो शर्मिंदगी होती है चेहरे पे कि भक्त। ये मैंने महसूस किया, क्योंकि मैंने कुछ वॉक्स पॉप्स लिए, मैंने कुछ बाइट्स ली, लोगों से बात की, तो आसपास के लोग भक्त बोलते ही इनको। हालांकि इसमें एक आयरनी ये है कि भक्त बहुत एक अच्छी पॉजिटिव टर्म रही है, भगवान का भक्त होना एक गुण स्वभाव माना जाता था। लेकिन अब समाज ऐसे पलटा कि भक्त शब्द की मजाक बन के रह गई है। आपने एक चीज बताई कि रिलीजन, जिस तरह से रिलीजन को यूज किया हिंदू मुस्लिम, सीधे तौर पे प्रधानमंत्री ने बोला, जिस तरह से उनकी भाषा में मंगलसूत्र, मटन और जाने मछली क्या 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 उन्होंने शामिल किया, इससे पहले कभी नहीं हुआ। कारण क्या लगता है आपको? क्या उनका जो वोट बेस है, अब वो इतना खिसक गया है कि उनको बस आखिरी इंसान जो सिर्फ वैमनस्य पालकर, दुश्मनी पालकर या घृणा पालकर वोट दे सकता है, अब उसी को कैटर करना बाकी है उनके लिए? बाकी लोग, मिडिल क्लास, अर्बन मिडिल क्लास, जो पढ़ा लिखा था, वो बिल्कुल उनसे दूर हो चुका है। क्योंकि पढ़े लिखे भी इस तरह की भाषा उनके, मुझे लगता है सहज नहीं है उनके लिए भाषा भी। भाई मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इस इलेक्शन को फॉलो करें तो जनवरी में 22 जनवरी को राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, राइट? उस टाइम मुझे भी और मेजोरिटी लोगों को लग रहा था कि शायद जो सीट है वो नहीं बोली, बीजेपी नहीं बोल रही थी, वो लोगों का थ्रू गया उनके पास मैसेज के 400 पार होएगा इस बार। कोई ओपोजिशन नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। इवन मार्च तक भी जो मेरी घर पे भी जैसे बात होती है रोज, तो मैं अपने फादर से बात करता हूँ, तो जब तक ये दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट हुआ था उससे पहले तक ये परसेप्शन था कि दिल्ली यूपी में तो 80 में से कम 75 सीट इजीली बीजेपी जीत जाएगी। राम मंदिर की तरफ। नैरेटिव चेंज हुआ धीरे धीरे कि भाई, बट उसके बाद जो नैरेटिव चेंज हुआ कि अगर तुम जीत रहे हो तो तुम्हें ये सब करने की जरूरत क्या पड़ रही है, क्योंकि उसी टाइम इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम भी आया। मुझे ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर को लगा था कि राम मंदिर मैं कैश आउट कर लूंगा इलेक्शंस में, तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ बोलने की। बट मार्च के बाद इलेक्शन ऐसा टर्न अराउंड किया कि उन्हें लगा कि यार ये हो क्या रहा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो पार्टी बौखला गई कि जो हमने हाथ में, हमारे पास प्लेट में टॉपिक था राम मंदिर का, वो नॉर्मल लोगों में कुछ है ही नहीं। मतलब कि मंदिर का तो जो कट्टर वोटर है बस वही बोल रहा है, जो नॉर्मल है वो अभी भी महंगाई, पेट्रोल, सिलेंडर, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्हीं पे बात कर रहा है कि भी हम पे नौकरी नहीं है, अग्निवीर योजना खराब है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम क्या है। तब मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास जो बताने के लिए भी अगर चीजें थी वो उनको भूल गए, क्योंकि उनके पास फिर एक टारगेट से सिंपल आया हर बार की तरह कि पूरे इलेक्शन को हिंदू मुस्लिम कर दो, तो ना मुझसे कोई महंगाई पे सवाल पूछेगा, ना मुझसे कोई बेरोजगारी पे सवाल पूछेगा, ना मेरे से कोई अग्निवीर स्कीम पे सवाल पूछेगा। मेरा सिंपल है, मैंने हिंदू मुस्लिम कर दिया, सारे हिंदू एक तरफ मुसलमान एक तरफ, 80-20 हो गया, मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा। तो वो मुझे लगा कि उनका माइंडसेट उस तरीके से चला और वो कंटिन्यूड रहा। बट अगेन, मुझे पर्सनली एक्सपेक्टेड नहीं है अपने प्राइम मिनिस्टर से कि वो खुलेआम, जब पूरी दुनिया देख रही है, तो एक रैली में एज अ प्राइम मिनिस्टर, अभी हटे तो है नहीं, एज अ प्राइम मिनिस्टर बोले कि मुसलमान घुसपैठिया है। मतलब इतना कि पहले भी बोला है उन्होंने कि कुछ लोग कपड़ों से पहचाने जाते हैं, पर वो कुछ लोग होता था, अब तो सब खुला चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि वो जो मेन टॉपिक था उनका, जो मेन वोट बैंक था राम मंदिर के बेसिस पे, जब उन्हें लगा कि जो कट्टर वोटर है वही उस टॉपिक पे बात कर रहा, कोई बात नहीं कर रहा, इसीलिए वो इन जबरदस्ती के फालतू के मुद्दों पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा है। लेकिन इन सबके बीच इलेक्शन कमीशन ऐसा लगा जैसे सोया रहा। शायद एक आध बार उसने नोटिस दिया भी, वो भी प्रधानमंत्री जी को डायरेक्टली नहीं दिया, नड्डा जी को दिया, ये कहते हुए कि भाई वो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, उनको ही नोटिस सर्व करने की जरूरत है। बहुत सारे प्रश्न उठे, कई बार सफाइयां आई। इनफैक्ट सबसे पहले तो जो मेन रीजन रहा, इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी, जो वहां पे लोग बैठे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी, वो एक अलग सवाल है। सबसे पहले एक मंशा का सवाल है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करते समय लीडर ऑफ अपोजिशन को रखा, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया, और ये कहा राइट। कि इस कमेटी के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोई जरूरत नहीं है, लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे और एक नॉमिनेटेड मिनिस्टर रहेंगे, जो कि बाद में अमित शाह जी उस कमेटी के मेंबर बने, और इन तीनों लोगों ने मिलकर चीफ इलेक्शन कमीशन नियुक्त किए। बाद में जब अधीर रंजन चौधरी जी उस मीटिंग से बाहर निकलते हैं, वो बताते हैं कि उन्होंने एक नहीं सुनी मेरी, मैंने बहुत सारे सबमिशंस दिए थे, उसको कहीं पे कोई अकाउंट फॉर नहीं किया गया। वो एक अलग बहस है।
पर इसके पीछे मंशा ही एक बहुत ही समझ में ही आता है कि कहीं ना कहीं मेलाफाइड इंटेंशन के साथ चीफ इलेक्शन कमीशन नियुक्त हुए। बंगाल की चर्चा हुई, जब बंगाल पे उस समय के इलेक्शन कमिश्नर तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे, वापस आके उन्होंने रिजाइन दे दिया। उन्होंने कहा, मैं नाम यदि ठीक से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, गुप्ता आई थिंक, हम नीचे डाल देंगे उनका उनका नाम, उनकी चेहरा इसमें, लेकिन उन्होंने अपने आप को पूरे इलेक्शन से दूर कर लिया। और इसका असर चुनाव में कई बार दिखा। अभी तक तो वहां दिखा है जो हमारे को सामने से दिख रहा है कि प्रधानमंत्री ने कैसा एक तरह से हेट स्पीच दी और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। अभी ये नहीं पता कि कहीं ना कहीं मन में संशय तो पैदा होता है कि पीछे क्या क्या हो रहा होगा। आपका क्या टेक है इस पे? 2014 के बाद जो डिफरेंस आया है ना हमारे इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम में, वो सबसे बड़ा यही है कि जो सेंट्रल एजेंसीज थी वो कॉम्प्रोमाइज हो गई। बीट इलेक्शन कमीशन, बीट सीबीआई, बीट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो इंडिपेंडेंटली वर्क करती थी और लोग उन पे विश्वास रखते थे कि यार कोई भी बायसनेस आ जाएगी, इवन अगर गवर्नमेंट भी है, ठीक है एक पार्टी की है। आइडियली तो पहले गवर्नमेंट जब बन जाती थी तो प्राइम मिनिस्टर उस पार्टी का होता ही नहीं था, इतनी रैली वगैरह नहीं होती थी, बट ठीक है वो एक नया इलेक्शन कैंपेन उस तरीके का स्टार्ट हुआ, एक्सेप्टेबल है। बट जो ये एजेंसीज हैं, ये लोग इन पर भरोसा करते हैं कि कुछ भी हो जाए, सुप्रीम कोर्ट हो गया हमारा, हाई कोर्ट्स हो गए, इलेक्शन कमीशन हो गए, ये एजेंसीज न्यूट्रल एक्ट करेंगी। तो एटलीस्ट हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम के पिलर्स हैं जिन पे हमें भरोसा रखना चाहिए। बट अब आप देखो, काफी टाइम से ये ट्रेंड है कि जो इलेक्शन की स्केड्यूलिंग होती है फेजेस की, वो एक इस तरीके से की जाती है कि जो एक मेन पार्टी है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको एडवांटेज में रहे, वो एडवांटेज में रहे, या फिर कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी रहे जहां उन पे फर्क नहीं पड़ेगा, वो पहले निपट जाए आराम से, बाकी उनको टाइम मिले इजीली फोकस करने का। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो ट्रेंड पहले से ही था, इस इलेक्शन में सबसे ज्यादा विजिबल अगेन सोशल मीडिया की वजह से हुआ है, क्योंकि पहले उतना विजिबिलिटी थी नहीं, होता तो था 2014 के बाद लगातार हो रहा है, बट इस इलेक्शन में कहते हैं ना वो लिमिट क्रॉस हो गई, जो एक बाउंड्री थी वो बाउंड्री क्रॉस हो गई। जब खुलेआम प्राइम मिनिस्टर हेट स्पीचेस दे रहे हैं तो आप ये दो मापदंड नहीं कर सकते, सॉरी, कि ऑपोजिशन लीडर अगर कुछ जरा भी बोल दे, हल्का फुल्का इधर उधर लाइन तक आ जाए, तो उसको सस्पेंड किया जाए या उसके अगेंस्ट चीजें कर दी जाए। और हम देखें कि प्राइम मिनिस्टर खुलेआम या कोई भी, इनफैक्ट जो बीजेपी का कोई भी लीडर है वो खुलेआम गालियां दे रहा है या उल्टी सीधी बातें कर रहा है, उन पे कोई एक्शन नहीं होता। और इस बार एक्शन हुआ, तो वो मतलब हंसी की बात है कि एक्शन कब हो रहा है, जब वो फेज खत्म हो गया, वो वाला इलेक्शन ही फेज खत्म हो गया। इवन आप देखो कि जो हमारे पास डेटा आ रहा है वो क्वेश्चनेबल है। क्यों क्वेश्चनेबल है? क्योंकि हर बार ये हमेशा से रहा है कि विद इन 24 to 48 आवर्स मेन डेटा आ जाता है विद नंबर्स, इस बार सिर्फ परसेंटेज आ रही है। वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इलेक्शन कमीशन पे इतना टाइम क्यों लगा, मतलब पहले सेकंड फर्स्ट सेकंड फेज के 15 20 11 दिन बाद एटलीस्ट आई गेस डेटा आया है। तो उन 11 दिनों में ऐसा क्या हुआ, इतना टाइम लगा क्यों? जबकि हम देख रहे हैं कि रोज ईवीएम पे क्वेश्चन उठ रहे हैं, रोज बूथ कैप्चरिंग पे क्वेश्चन उठ रहे हैं। उस बीच में जब एक न्यूट्रल एजेंसी, सो कॉल्ड न्यूट्रल एजेंसी इलेक्शन कमीशन इस तरीके से एक्ट कर रही है कि 11 दिन में डेटा दे रही है, तो ऑब्वियसली एक नॉर्मल इंसान के माइंड में जो वेल पहले ही ईवीएम का कंफ्यूजन लेके बैठा हुआ है, उसके दिमाग में तो आएगा कि यार इतना टाइम क्यों लग रहा है इन चीजों में, ये तो 24 48 घंटे में आती है और वो भी नंबर भी नहीं दे रहे। और फिर जब नंबर आए, जो आए क्या, वो लोगों ने खुद निकाले, उसमें 1 करोड़ वोटर्स का डिफरेंस आ रहा है। तो ये 1 करोड़ वोट तब मायने में जरूर आएंगी जब 50,000 और 60,000 का डिफरेंस पे इलेक्शन लड़ा जा रहा होगा। जहां 2 3 लाख का डिफरेंस है वहां तो कैंडिडेट इजीली जीत जाएगा, बट जहां क्लोज फाइट है वहां ऑब्वियसली वो पार्टी जीत जाएगी, वो फेवर हो जाएगा। और ये बिहार में हुआ है, ये एमपी में हुआ है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं कि फिर से रिपीट भी हो जाए। ये एक डर है लोगों के मन में, आई डोंट नो वेदर होगा या नहीं होगा, फिर लोग बोलने लगेंगे कि तो रोने लगे। बट ये फैक्ट, जो फैक्ट्स हैं हम उस पर बात कर रहे हैं, हम कुछ हवा में बातें नहीं कर रहे। ठीक है ईवीएम अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, बट ये तो अब सबके सामने ही है कि जब फेज खत्म होता है उसके बाद इलेक्शन कमीशन एक्ट करती है। और अभी आप देखो कि अ, जब जब अभी ये लास्ट फेज होगा, इसके बाद 4 तारीख तक क्या होगा शायद लोगों को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि कोई पूछने वाला ही नहीं है अब तो पार्टियों को जो काम इलेक्शन कमीशन को करना है वो पार्टियों को खुद करना पड़ रहा है, तो फिर क्या ही काम है ऐसी सेंट्रल एजेंसी का? अगर फॉर एग्जांपल ईडी जबरदस्ती ऑपोजिशन के लीडर्स को उठा के जेल में डाल देगी और कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, कुछ नहीं होगा,
तो फिर तो मतलब रूल ऑफ लॉ कुछ है ही नहीं, किसी को भी उठाए कहीं भी डाल दो। तो लोगों को भरोसा ही नहीं रहेगा ये तो, और ये बड़े नेताओं के साथ हो रहा है, तो ये लाइट में भी आ रहा है। कितने लोग ऐसे होंगे जो उतनी कैपेबिलिटी कैलिबर नहीं रखते होंगे उनकी आवाज सुनी जाए, तो उनका तो कोई सुनवाई ही नहीं है फिर। गांधी जी कहा करते थे कि एक यंग इंडिया जर्नल में 18 अक्टूबर 1925 में उन्होंने लिखा था कि पॉलिटिक्स डिवॉइड ऑफ रिलीजन इज एब्सोल्यूट डर्ट एवर टू बी शंट। उन्होंने कहा कि जो राजनीति है, मेरा ये मानना है कि उन्होंने धर्म से उनका मतलब, जिस धर्म को हम आज धर्म बोलते हैं, पहले धर्म और स्पिरिचुअलिटी में फर्क नहीं होता था, अभी धीरे धीरे फर्क बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे हमारी बुद्धि कह सकते हैं स्थूल हुई जा रही है, जितना हम भगवान को सिर्फ एक रंग का या एक मूर्ति का या एक मंदिर का मान के चलने लगे हैं। मैं तो इस पे सरप्राइज था कि हिंदुओं में इस बात का विरोध नहीं हुआ कि खुलेआम दिल्ली इलेक्शंस में हमने देखा कि पोस्टर लगाए गए कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। एक एक कमेंट तो बनता है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, उन्होंने मना कर दिया कि ये कोई बीजेपी की पॉलिटिकल वो नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल स्पीच नहीं है, ये पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा नहीं है, ये तो एक न्यूट्रल है कि हम राम को लाएं हम उनको लाएंगे। दूसरी शर्मनाक स्थिति पैदा होती है उन लोगों के लिए जिन्होंने ये, बीजेपी के मन में दो बार को तो संशय आया होगा कि हम ये बोल रहे हैं जो हम राम को लाए थे, यानी राम इससे पहले नहीं थे, जब तक मंदिर नहीं बना था तब तक राम नहीं थे। मुझे लगता है विवेक का मतलब रह गया। एक एक व्यक्ति रैशनल है, एक व्यक्ति कंप्लीटली इरेशनल है। उसको लगता है कि मैंने मान लिया कि बीजेपी मेरी पार्टी है, अब मैं सब कुछ करूंगा इसको बचाने के लिए। मैंने मान लिया कि प्रधानमंत्री हमारे देश के मसीहा हैं, और अब उस थॉट को बचाने के लिए मैं जो भी बेवकूफ़ी करनी पड़ेगी करूंगा। ना मैं धर्मशास्त्र पढ़ूंगा, ना मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ूंगा, ना मैं पॉलिटी पढ़ूंगा, ना पॉलिटिकल साइंस पढ़ूंगा, कुछ भी, मतलब कुछ भी चल रहा है। आप कैसे देखते हो इसमें कि कहाँ गांधी जी का सिद्धांत था जो कहते थे कि राजनीति में धर्म जरूरी है, और उस धर्म का तात्पर्य ये कहा जा सकता है कि जिसे हम कह सकते हैं कि एक धर्म को क्या बोला जाता था, वैल्यू से जोड़ के देखा जाता था, धर्म को इससे अलग बिल्कुल। नहीं देखा जाता था। तो ओवरऑल हम कहाँ थे और कहाँ आ गए? आपका क्या कमेंट है खासतौर से गांधी जी के इस कमेंट को देखते हुए? देखो भाई, गांधी जी को तो जितना 2014 के बाद डिग्रेड किया गया है और उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन बीजेपी कर रहा है, उसमें तो मतलब कोई दूसरा कोई सवाल ही नहीं उठता कि किसी और पार्टी ने कभी ऐसा सोचा भी होगा करने का, कि हर 2 अक्टूबर पे ट्विटर पे गॉड से ट्रेंड हो रहा है। आज हमने तो किताबों में यही पढ़ा था कि गांधी जी को गॉडसे ने मारा है और हमारे देश के वो राष्ट्रपिता थे, और कोई उनको मार रहा है, किसी को भी मार रहा है फॉर दैट मैटर, तो वो ऑब्वियसली गलत ही आदमी। अब उसको तो हम एज अ टेररिस्ट समझते थे काइंड ऑफ, कि भाई हमारे देश के इतने बड़े लीडर को मार दिया। 2014 के बाद वो पता नहीं कैसे हीरो बनने लगा। और अभी इस इलेक्शन में भी हमारे विश्व गुरु जी ने बोल दिया कि गांधी जी को तो कोई जानता ही नहीं था जब तक उनकी पिक्चर नहीं आई। सब दुनिया मार्टिन लूथर किंग को जानती है, नेल्सन मंडेला को जानती है, सबको जानती है। तो मैंने उस पे वीडियो भी बनाई कि 1982 में वो मूवी आई, और मार्टिन लूथर किंग उससे पहले 2 बार, एक बार 1949 में जब पढ़ा करते थे और 1959 में जब इंडिया भी आए थे, तब हम्म। 2 बार गांधी जी के बारे में बात कर चुके। फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन लेटर लिख चुके। टाइम्स टाइम्स मैगजीन में मतलब जो पेपर आता था उस पे फोटो है पर्सन ऑफ द टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर पे। और कितने न्यूज़पेपर्स में कवरेज हुई है गांधी जी के ऊपर, मतलब लंदन में जाते थे भीड़ लग जाती थी देखने के लिए। तो गांधी जी के ऊपर तो इन्होंने एक ऐसा उन्हें टूल बना दिया है कि इतने फेक न्यूज फेक इमेजेस चालू हो गई, क्या क्या थ्योरी गांधी और नेहरू सब पे, चाहे नेहरू जी अगर अपनी बहन के साथ है तो वो किस तरीके से उस के पोर्ट्रे किया जा रहा है उस पिक्चर को भी, तो वो तो एक अलग ही फैक्ट ऑफ द मैटर हो गया। बट रिलीजन की बात पे मैं कहूंगा कि पूजा मैं भी रोज करता हूँ, भगवान में मैं भी मानता हूँ, और नियम से पूजा पूजा करता हूँ। हो सकता है घर के बाहर जब से आया हूँ तब से ज्यादा अटैचमेंट हो गया। इससे रीजन ये भी हो सकता है कि पहले घर वालों से रहता था, सुबह उठ के उनको हाथ जोड़ता था, पैर छूता था, गुड मॉर्निंग करता था, जो भी करता था। अब वो नहीं है, तो अपना एक सुबह एक रूटीन बन जाता है कि जी हाथ जोड़ लिए और प्रे कर लिया कि सब सही रहे, मेरे घर पे सब सही रहे, दुनिया में सब सही रहे। तो ये इतना अटैचमेंट है।
उससे ज्यादा तो ये मुझे एक्सपेक्टेशन है नहीं कि, क्योंकि जब कुछ दुख होगा तभी वो याद आते हैं। ऐसा तो है नहीं कि किसी कोई उस पे मैं उस पर राइट लेके बैठ जाऊं कि अगर मैं गणेश जी की या शिव जी की पूजा करता हूं तो वो मेरे ही है। अगर तुमने मुझे गाली दी इसका मतलब तुम शिव जी को गाली दे रहे हो। मतलब ये अलग ही नैरेटिव चालू है इस टाइम की। अगर कोई राम बीजेपी को कुछ बोल रहा है तो तुम राम के खिलाफ हो। इस आर्ग्यूमेंट का सच में कोई इलाज नहीं है। मतलब ये इतना बेसलेस आर्ग्यूमेंट है, इतनी फालतू की बात है कि अगर इसको काउंटर भी करने जाओगे ना, तो अगर तुम पूजा करते हो, अगर तुम बिलीव करते हो गॉड में, तो तुम्हारी ही बेइज्जती है उसमें। ओवरऑल मुझे लगता है कि देश में बहुत बड़ी संख्या युवाओं की है, उस उम्र की है जिसमें आप हैं, हम हैं। और ये किस तरह से वोट डाल रहा है, इस पे मुझे लगता है इस इलेक्शन का रिजल्ट, जो कि अभी कुछ ही दिन दूर है, निर्भर करेगा। आपको क्या लगता है, यूथ कितना समझदार हुआ है? क्योंकि वोटिंग परसेंटेज इस बार खासा नहीं रही, भले गर्मी सीजन में रही। ये भी देखा गया, इलेक्शन कमीशन इसमें भी जिम्मेदार मानी जानी चाहिए कि जो इलेक्शन कुछ दिनों में खत्म हो जाता था, वो 7 फेज में 1 महीना 13 दिन इलेक्शन चला है। इतना लंबा चला है। उसका परिणाम ये 14 में मुझे याद है कि मई 14 तारीख को 2014 में सरकार बन चुकी थी, शपथ हो चुकी थी। एटलीस्ट रिजल्ट तो आ गए थे, दिस इज व्हाट आई रिमेम्बर। 19 में ये कुछ दिनों तक लेट हुआ था, और अब इस बार जून में जाके सरकार बनेगी। मतलब हर बार आप उसको लंबा खींचे चले जा रहे हो, जिससे गर्मी ज्यादा होती है, बहुत से लोग वोट डालने नहीं जा पाते। बट मेरा मानना है फिर भी, कहा जाता है ना, कहा करते थे ना ये लोग कि भाई एक सैनिक बॉर्डर पे खड़ा है, ये झेल रहा है, वो झेल रहा है आपके लिए। मेरा मानना है कि इतना तो बनता है एक आम इंसान को कि थोड़ी देर की गर्मी झेल के वोटिंग बूथ तक चला जाए। वोटिंग परसेंटेज कम रही है अभी हमारे पास, हालांकि ये डेटा नहीं है कि कितने परसेंट यूथ ने वोटिंग किया है, या ओवरऑल परसेंटेज ऑफ वोटिंग में यूथ की भागीदारी कितनी रही है पॉपुलेशन के कंपैरिजन में। पर आपको क्या लगता है, यूथ ने कितना पार्टिसिपेट किया है, और कितना इलेक्शन के रिजल्ट्स यूथ की भागीदारी पर डिपेंड करेंगे? लगता तो है करेंगे। और वन ऑफ द मेन रीजन मैं क्रेडिट ध्रुव को दूंगा, ध्रुव राठी को, इस चीज का। जैसे ही उसकी एंट्री हुई इस इलेक्शन में, जो फर्स्ट वीडियो आई थी डिक्टेटरशिप वाली, वो इतनी ज्यादा रिलेटेबल हो गई, इतनी ज्यादा रिलेटेबल हो गई कि जो फैक्ट्स उन्होंने प्रेजेंट किए इतनी इजी लैंग्वेज में, वो जो यंग माइंड्स है ना उनको स्ट्राइक किया। क्योंकि आजकल सब यूट्यूब पे है, सब वीडियोस देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं। वो जो छोटी छोटी क्लिप्स कट के आने लगी इंस्टाग्राम पे, जो एक बेसिक चीजें हैं, जैसे कि कहते हैं कि बड़ी बेसिक चीज है कि मुसलमान पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। तो वो बेसिक फैक्ट था कि ऐसा नहीं है। अगर तुम डेटा देखोगे तो ये है ही नहीं, ये जबरदस्ती बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, तुम्हारे दिमाग में फीड किए जा रहे हैं उस तरीके की चीजें। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम, सबसे बड़ी दिक्कत मुझे अपोजिशन की लगी थी लास्ट टाइम जब राफेल स्कैम की बात थी। वो रिलेट ही नहीं कर पाए, नॉर्मल लोगों को समझ ही नहीं आया क्या स्कैम है। बट इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम जिस तरीके से ध्रुव राठी ने यूट्यूब पे बताया लोगों को, फिर और हमने सबने इस चीज को आगे बढ़ाया। भाई मैं तो एक तरीके का मानता हूँ कि वो एवेंजर्स की दुनिया क्रिएट कर दी उस इंसान ने, और हम उसका पार्ट बन गए। तो हम छोटी वॉइसेस थे, उसने हमें एक स्टेज दे दिया और हमें बड़ी वॉइस मिल गई। तो ऑल थैंक्स टू हिम एज वेल, कि जो शायद कुछ व्यूज ऐसे थे जो वो प्रेजेंट नहीं कर पा रहा था, वो हमारे थ्रू वो प्रेजेंट हो गए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक यूनिक क्वालिटी होती है। बट वो एक वन ऑफ द मेजर फैक्टर रहा। और मुझे लगता है कि इस बार के इलेक्शन में जो यंग पॉपुलेशन है ना, उनका कंट्रीब्यूशन तो काफी रहा है। वो कितना वोट में परसेंटेज हुआ या नहीं, वोट परसेंटेज में कन्वर्ट हुआ या नहीं, वो तो ऑब्वियसली एक फैक्ट ऑफ द मैटर देखा जाएगा क्या है। बट इलेक्शन तो लोगों को समझ आ गया, यंग पॉपुलेशन को, कि ये फैक्ट्स है, ये मैटर है, ये इश्यूज है। अब वो किस तरफ जा रहे हैं, बीजेपी की तरफ या ऑपोजिशन की तरफ, वो एक अलग बात है। बट हाँ, उनको अवेयरनेस आज के पॉइंट ऑफ टाइम में आई थिंक जो हमारे हमसे सीनियर्स हैं उनसे ज्यादा ही है। और वोट देते टाइम भी उनके इश्यूज क्लियर है। वो हवा में वोट देने नहीं जा रहे कि हम मोदी को वोट देने जा रहे हैं, तो उनके पास रीजन है कि हम क्यों देंगे और क्यों नहीं देंगे। ये तो बहुत पॉजिटिव साइन है आई थिंक, यदि ऐसा हुआ है इस बार तो। हालांकि ध्रुव ने अपने इंस्टाग्राम पेज पे आपके साथ भी कोलैबोरेशन किया, आपकी भी कुछ वीडियोस वहाँ पेज पे दिखाई पड़ती हैं। उसके पीछे क्या किस्सा है, वो कैसे बातचीत शुरू हुई, और कैसे आपने ध्रुव को मनाया, या बातचीत कैसे रही, कोलैबोरेशन कैसे हुआ वो? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो मेरा ध्रुव ध्रुव मुझको आज से 2 ढाई साल पहले से ही फॉलो फॉलो कर रहा है। उस बीच में और भी काफी कंटेंट क्रिएटर्स आए।
पर इस बात का घमंड हमेशा से था कि ध्रुव राठी फॉलोज, तो मतलब कुछ अच्छा किया है और अभी तक फॉलो कर रहा है। ऑब्वियसली यार उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है, वो अनफॉलो कर देंगे अगर मेरी तरफ से कुछ भी इधर उधर चीजें जाएंगी। तो मतलब मैं सही जा रहा हूँ। बीच में ऑन एंड ऑफ वीडियोस लाइक भी होती थी, पहले बात भी होती थी, बट फिर कॉन्टेक्ट खत्म हो गया। बट इस इलेक्शन में जब मैंने अपने मेरे बुलंदशहर में, नोएडा में, गाजियाबाद में इलेक्शन होने थे, तो मैंने एक रैंडमली सोचा कि एक वोट अपील डाली जाए जो मुझे लगता है लोगों से शायद कनेक्ट करेगी। और वो मैंने रैंडमली उसको भेज दी थी। एंड देन ही इंस्टेंटली मैसेज्ड मी कि ये वीडियो मुझको भेजो, नंबर दिया, बात हुई। और उन्होंने खुद आगे से बोला कि हर वोटिंग डे से पहले एक वीडियो डालना, तुम अच्छा कन्वे करते हो, तुम रिलेट करते हो, और मैं इसको शेयर किया करूंगा। तो जो मैंने अगले फेज में विमेन राइट्स के ऊपर वोट वीडियो डाली थी, वो उसने मुझे सजेस्ट किया था, ये कुछ ऐसा बनाओ जो विमेन से रिलेट करे। तो वो मैंने इतना ज्यादा अच्छा बना दिया, मुझे भी खुद बिलीव नहीं हुआ मैंने क्या लिख दिया। मेरे पास काफी लोगों के फोन आए थे, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की, एक दो के भी आ गए थे मैसेजेस मेरे पास कि बढ़िया वीडियो। तो वो वीडियो इतनी अच्छी लगी उसे कि, सॉरी, लेके बताओ किस किस का मैसेज आया था। मतलब अगर बताना है तो फिर वो बायसनेस लगेगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा बस। बट हाँ, आए तो थे। तो फिर वो वीडियो उसने ट्विटर पे देखी और खुद ही बोला कि मैं इसको एडिट करवा के मैं ही पोस्ट कर दूंगा और मैं तुमको एज अ कोलैबोरेटर ऐड कर दूंगा। तो उससे एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस भी आया कि यार मतलब मैं ठीक ही बात कर रहा हूँ। और ये सही बताऊं तो, अब कोई बोलता है या नहीं बोलता, भाई मेरा इंस्टाग्राम तो आधे से ज्यादा उसी ने ग्रो करवा दिया। मेरी फॉलोइंग थी, लोग मेरे स्टाइल पसंद करते थे, और ऐसा नहीं, वीडियोस चलती थी, मेरे मिलियन मिलियन व्यूज भी आए, एक एक दो दो मिलियन व्यूज भी हैं, 800K व्यूज भी हैं। बट वो फॉलोअर्स नहीं बढ़ते थे। तो हालांकि मैं उस पर ध्यान भी नहीं देता था, बट जो बढ़ा है वो उसी की वजह से बढ़ा है। और मे बी क्योंकि लोगों को वो रिलेटेबल लगा और बात पसंद आई। ये बहुत सुंदर, बहुत कनेक्टिंग वीडियो थी। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, दिल्ली इलेक्शन से एक दिन पहले, अम, आपने वीडियो कब डाली एग्जैक्टली मुझे वो याद नहीं है, पर मेरे पास कोई लेके आया। मैंने एक दिन पहले डाली थी। एक पहले दिन पहले डाली थी। तो मेरे पास कोई वीडियो लेके आया कि इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, मुझे ये व्हाट्सएप पे डालनी है। तो दैट्स व्हेन आई अच्छा अच्छा। अच्छा हो, और अच्छा अर्पित, ओके ठीक है। फिर देन आई सॉ कि अरे ये तो ध्रुव ने अपने पेज पे डाली हुई है। दैट वाज द फर्स्ट टाइम। तो क्योंकि हम लोग इतने बिजी थे इलेक्शंस में कि इतना ध्यान नहीं दे पाए कि क्या चल रहा है सोशल मीडिया वगैरह पे, और मैं बहुत कुछ मैं भी नहीं डाल पाया। तो क्योंकि ये अब इलेक्शन के बाद, अब इलेक्शन खत्म हो चुके हैं, उसके बाद मैं ये पहली बार कर रहा हूँ। 20 दिन से मैंने कुछ कंटेंट बनाया नहीं, जो डाला भी है वो पुराना बनाया हुआ है या एडिटिंग में था वो, और फाइनली अब डल पाया। एक लास्ट में एक मैसेज, जो आप, अभी चुनाव खत्म हो चुके हैं, अब तो सिर्फ एक यूथ को और सोशल मीडिया को पे आपको हमको फॉलो करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? जो भी सरकार बने, कुछ रिजल्ट सामने आएंगे, पर आपका मैसेज क्या है? मेरा मेरा तो पर्सनली एक ही मैसेज रहता है कि डोंट स्टॉप क्वेश्चनिंग। मतलब क्वेश्चन पूछना बंद मत करना। हो सकता है रिजल्ट फेवर में आए, ओपोजिशन लीड कर जाए। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी ये भी है कि ना भी आए, क्योंकि ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट है, रूलिंग पार्टी है। तो इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी है, नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इन एनी केस क्वेश्चन करना कभी बंद मत करो। और अगर कोई पार्टी जीतती भी है तो ये कोई मतलब करंट पार्टी अगर जीतती है तो ये कोई वैलिडेशन या प्रूफ नहीं हो जाता कि उन्होंने सारे काम अच्छे ही किए हैं। क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स कब आते हैं इलेक्शंस के टाइम, जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा हिंदू मुसलमान का फैक्टर है, या कोई भी फेक न्यूज जो चल रही है उनके बेसिस पे भी इलेक्शन जीते जा रहे हैं। तो ये कोई क्रेडिबिलिटी का फैक्टर नहीं है कि उन्होंने अच्छे काम कर दिए। तो अगर इन केस बीजेपी जीत भी जाती है तो क्वेश्चन करना बंद मत करो, ये सोचकर कि यार कोई फायदा ही नहीं है। फायदा होगा, अभी नहीं होगा, शायद 5 साल बाद फिर हो जाएगा। अभी स्टेट इलेक्शंस आएंगे, 6 महीने बाद दिल्ली में इलेक्शन है, उसके बाद कई जगह इलेक्शन है। तो वो बार बार प्रूव करने का हमको मौका मिलेगा, बार बार हमें मौका मिलेगा कि इनको अपने लिमिट में रखा जाए। गवर्नमेंट शुड बी एबल टू आंसर द क्वेरीज ऑफ पीपल, अल्टीमेटली अकाउंटेबिलिटी में। तो मेरा तो ये रहता है कि क्वेश्चन उठाते रहो, डरो मत। और अगर लग रहा है तो आइडियाज मुझे भेज दो, मैं आगे अपनी वीडियोस के थ्रू पहुंचा दूंगा। बहुत सुंदर, ये बहुत सुंदर है। हम आपकी आईडी, डिस्क्रिप्शन, आपके पेज की सारी डिटेल डाल देंगे इस वीडियो के साथ, नीचे नीचे। लेकिन एक बात जो आपने कहा कि यदि बीजेपी की सरकार आती भी है, तो क्या हम ये मान के चल रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आ रही है? मैं मेरी जितनी भी बात हुई है ऑन ग्राउंड, हम्म। फेवर तो ऑब्वियसली रहेगा ही बीजेपी का, क्योंकि 10 साल से रूल किया है और काफी अच्छे से रूल, मतलब इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एमपीज काफी ज्यादा है, और मशीनरी पैसा इतना ज्यादा है। फिर अभी इलेक्शन कमीशन का फेवरिज्म ले लो, जो भी चीजें हैं वो सब उनके फेवर में ही जा रही हैं। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड तो है ही नहीं।
तो अगर हम ये बोलें कि पूरा का पूरा मौका मिला ऑपोजिशन को चुनाव लड़ने का, तो आई डोंट थिंक इट विल बी फेयर, क्योंकि मिला 1 डेढ़ महीने का ही मौका है, उसी में जो लड़ा गया इलेक्शन लड़ा गया है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो था ही नहीं। फिर सारे लीडर्स जेल में हैं, 15-15 दिन की बेल पे आके लड़ रहे हैं। तो सारी जब चीजें एक पार्टी के फेवर में है, तो ऑब्वियसली एक परसेप्शन तो होता है कि शायद एज है। हम्म। ऑब्वियसली रूलिंग गवर्नमेंट है तो एज तो रहेगी, बट अब देखने वाली बात यह है कि कहाँ तक रुकती है वो। और मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है, ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट चेंज हो, चेंज नेसेसरी भी है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट अगर नहीं भी होता है और इन केस फेवर में जाता है रूलिंग पार्टी के ही, तो ये रहने चाहिए मेजोरिटी के आसपास ही, 272 के आसपास, +-10-15। तब जाके इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो पाएगी, इनको समझ आएगा कि हमें काम करने की जरूरत है। अल्टीमेटली हमें चाहिए कि कॉमन आदमी को कि हमारे लिए काम हो। हम्म। और अगर इसी तरीके से थंपिंग मेजोरिटी आती रही, तो आई डोंट थिंक कोई जो एमपी लगातार 2 बार से जीतता हुआ आ रहा है, वो तीसरी बार फिर जीतेगा बिना काम किए हुए, तो फिर वो कभी सुनेगा ही नहीं। कोई भी कितना ही अपने इश्यूज लेके पहुंच जाए, कुछ काम नहीं होगा। हमारा तो संशय ये है कि जेन्युइनली, मतलब सिर्फ पॉलिटिकल गिमिक की तरह या पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने के लिए नहीं, कि जेन्युइनली देश में जो जिस तरह की पॉलिटिक्स होती रही है वो रहेगी। ये हम भी रशिया की तरफ एक तरह से अनडिक्लेयर्ड तानाशाही की तरफ चलने लगेंगे, बिकॉज सूरत हाल तो बहुत खतरनाक है। जितना करीब से देखता है इंसान उतना खौफ लगता है। मतलब जो चीजें सुनी थी ना, वो सच में अब देखने में आ रही है। और वो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं समझते, वो भी समझते हैं, बस अपनी छोटी छोटी मजबूरियों के चलते बोल नहीं रहे या उस पार्टी को छोड़ नहीं रहे। एक आखिरी चीज, क्योंकि बीजेपी और उसकी बात हो शुरू हो गई, नड्डा जी ने बीच में एक बात कही थी कि आरएसएस की हमें जरूरत नहीं है। आई थिंक चौथे या पांचवें चरण के आसपास ये बात उन्होंने कही कि हमें बीजेपी की जरूरत नहीं है, आरएसएस की जरूरत नहीं है। आपने इस चीज को फॉलो किया और आपको क्या लगता है कि इसका कितना असर होगा, और ऐसा हो कैसे गया? मेरे लिए तो अचंभित करने वाली बात थी। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको नहीं चलाया, पर ये बहुत बड़ी बात थी। पर्सनली मैंने जब इस चीज को पढ़ा था तो शॉकिंग तो था कि कोई मेन बीजेपी का लीडर, ऑब्वियसली जो बीजेपी का इस टाइम हेड है, वो इस तरीके की बात कर रहा है कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। बट आई डोंट थिंक ऐसा है। जितनी मेरी बातचीत है ऑन ग्राउंड पे, वो वर्कर कमिटेड ही है और उसके कोई पास फर्क नहीं एक्चुअली पड़ा होगा ऑप्शन नड्डा जी नहीं के है। ऐसे बोलने से? सॉरी। उसको कोई फर्क नहीं पड़ा उसके मोटिवेशन पे, उसके आस्था में बीजेपी के लिए? थोड़ा फर्क तो पड़ा होगा, थोड़ा फर्क तो डेफिनेटली पड़ा होगा, बिल्कुल पड़ा होगा। तो उसके दो ही चीजें हैं, उसका रिजल्ट, या तो वो वोट डालने नहीं जाएगा, हम्म। या उसके बाद उसके अलावा दूसरी पार्टी को वोट डालेगा ही नहीं। तो या तो नहीं जाएगा, या ऑब्वियसली वो कैंपेन कम कर देगा लेकिन वोट वहीं देगा। तो आई डोंट थिंक इतना ज्यादा जो आम आदमी, जो छोटे लेवल पे आरएसएस का वर्कर है, उसको तो इतना फर्क नहीं पड़ा होगा। हाँ, जो बड़ी लीडरशिप है आरएसएस की, वो देखते हैं गवर्नमेंट अगर थंपिंग मेजोरिटी से नहीं आती, तो ऑब्वियसली कोई बड़ी बात नहीं लगती मुझे कि नरेंद्र मोदी अगर 280 तक रहा तो शायद प्राइम मिनिस्टर भी ना बन पाए। मैंने एक स्टेटस देखा था एक आरएसएस के कार्यकर्ता का, इनफैक्ट सेवा भारती के कार्यकर्ता का, जो आरएसएस का एक विंग है। उसमें ये लिखा था कि हम महाराणा प्रताप से नाराज भी हैं किसी बात को लेके, तो हम मोहम्मद गोरी को तो नहीं जिता देंगे। एग्जैक्टली exactly, मैं वही बोल रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि इनफैक्ट जो अभी पीछे जैसे आपने नाम लिया, ठाकुरों का काफी हम्म। रेबेलियन हुआ कि हम वोट, हम नहीं देंगे इस बार, हराएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जितना मुझे लगता है वही चीज, या तो उन्होंने इलेक्शन बॉयकॉट किया है, अगेंस्ट में नहीं गए वो, अगेंस्ट में नहीं, या उनको तो घर से नहीं निकले, अगेंस्ट में उन्होंने नहीं गए। लोगों को निकाला नहीं होगा, बस इतना हो सकता है। नहीं, बस बस इतना ही है। और कितने हजार वोटों पे उसका फर्क पड़ा होगा? आई डोंट थिंक इससे इलेक्शन पे कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि इलेक्शन पे फर्क पड़ता है जो बेसिक इश्यूज है। अगर ये बातें, अगर फॉर एग्जांपल मोदी जी भी अगर राहुल गांधी को कुछ बोल रहे हैं, राहुल गांधी मोदी को बोल रहा है, वो एक जो व्हाट्सएप अंकल्स हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटी है ना, उन्हीं में फर्क पड़ता है, सोफे पे डिस्कशन का एक टॉपिक मिल जाता है। उसके अलावा आई डोंट थिंक इलेक्शन जो मेन है, जब वोटर वोट डालने निकलता है, उस पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आखिरी सवाल। सेलिब्रिटीज हमारे देश में, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर, लेकिन उससे बहुत आगे फॉलोइंग है सेलिब्रिटीज की। जो भी सेलिब्रिटीज दिखी इस चुनाव में, जिन्होंने भी ज्वाइन किया, वो भाजपा की तरफ किया या फिर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। कांग्रेस में तो मेरे को कोई ऐसा याद नहीं आता नाम जो जो उन्होंने ज्वाइन किया हो या किसी और पार्टी को ज्वाइन किया हो। जो पहले से पॉलिटिक्स में है
वो चाहे कांग्रेस के साथ रहे हो, चाहे बीजेपी के साथ रहे हो, चाहे टीएमसी के साथ रहे हो, उन्होंने मेंटेन किया होगा। लेकिन नए जितने भी लोग आए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। ऑफ कोर्स ऑलरेडी एस्टेब्लिश लोग हैं, ऑलरेडी सेलिब्रिटीज हैं, तो जाएंगे तो पावर के पीछे जाएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे सिस्टम के अंदर, ये एक माना जाता है। लेकिन इस बीच में एक चीज आती है कि जो फिर अगेन जो आपकी जो कॉन्शियंस है उसके उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सेलिब्रिटीज अगेंस्ट में सवाल उठाती है, जैसे कल हम ये देख रहे थे कि ऑल आइज ऑन रफा जो स्टेटस लगाया कुछ लोगों ने, उनको ट्रोल किया गया, कुछ लोगों ने हटा दिया। रोहित शर्मा इंडियन टीम कैप्टन है, उनकी वाइफ ने स्टेटस डाला, बाद में उन्होंने हटा लिया फिर उसको। यानी इतना दबाव, इतना डर है उनके बीच में। इसका मतलब सब हम डर के माहौल में ही जी रहे हैं। मेरी मेरे पर्सनल कुछ दोस्त हैं हम्म, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए हैं, हम्म, प्रोड्यूसर्स हैं, कुछ एक्टर्स भी हैं, कुछ सीरियल के एक्टर्स भी हैं। वहाँ का जो माहौल है, उन्हें बस काम करना है, और उन्हें फालतू की जो वहाँ की लैंग्वेज है उन्हें मच मच पसंद नहीं है। और जो स्पेशली एक्टर्स हैं, उनकी लाइफ इतनी ज्यादा टफ है कि उनको रोज के शूट के लिए, काम के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, पेमेंट डिले रहती है। उस बीच में अगर वो पॉलिटिक्स, ऑब्वियसली उनकी आइडियोलॉजी तो है ही, बट उस आइडियोलॉजी को अगर वो मुखर होकर रखने लगेंगे, और ये बात मैंने सुनी है कई, मतलब ऐसे लोगों से जो बहुत ज्यादा क्लोजली जुड़े हुए हैं, कि यार उनको काम नहीं मिलता फिर। क्योंकि इवन आप हमें देखो, एज पॉलिटिकल कंटेंट क्रिएटर्स हमें ब्रांड्स अप्रोच ही नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारी एक आइडियोलॉजी सेट हो चुकी है। वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट उस ब्रांड को प्रमोट, जो बोल रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उसके उससे एसोसिएट नहीं होना चाहते। सेम गोज विद बॉलीवुड सेलिब्रिटीज एज वेल। वो इसीलिए आगे आके नहीं बोलते, उनकी पिक्चर ही नहीं चलेंगी, उनको बॉयकॉट कर दिया जाएगा। इस तरीके, इतना हद, इतनी इतनी लिमिट लेस है ये ट्रोलिंग, कि यार उनके रोज के पीस ऑफ माइंड पे इतना ज्यादा फर्क पड़ता है। उनका मेन, उनको उनके लिए तो सब कुछ कैमरा है। मोदी जी के बाद उनके लिए सब कुछ कैमरा है। अब कैमरे पे जब वो कुछ लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पे वो कुछ डाल रहे हैं, उनके लिए तो वही सोर्स ऑफ इनकम है। उनके ब्रांड्स चले जाएंगे, उनकी सोशल मीडिया एंगेजमेंट कम हो जाएगी, गालियां आएंगी, उनके घर वालों को ट्रोल किया जाएगा। उन्हें इससे इतना, इसीलिए इसीलिए वो मेन जो भी ज्वाइन करता है, जिसका भी थोड़ा भी इन्फ्लुएंस है, वो मेन पार्टी ज्वाइन करता है, वो करता ही नहीं है फिर। तो वो शांत बैठे रहते हैं। तो डर का माहौल तो है। और आप ये देखो ना कि जिस तरीके से पिछले 6-7 साल में मूवीज रिलीज हुई हैं, उन्हें बैकलैश मिला है। या जो राइट विंग टाइप मूवीज रिलीज हुई हैं, जो एक हेट तरीके की, हेट को केरला स्टोरी टाइप मूवीज। एक मैं मूवी का पोस्टर देख रहा था, हम दो हमारे 12, मतलब जबरदस्ती की चीजें, ये इस तरीके की मूवीज जब प्रोपेगेट की जाएंगी सोसाइटी में, तो वो डर का माहौल तो है। और लोग अब जो कंटेंट बनाते हैं, इवन हम भी जो बनाते हैं, हम तो फिर भी काफी स्ट्रांग ओपिनियन रखते हैं अपनी, फिर भी हम ध्यान रखते हैं कि कुछ भी स्लाइट इधर उधर ना हो जाए। मुझे अभी याद है कि एक मैंने वीडियो में अपनी वोट अपील में एक मैप दिखाया था इंडिया का, ऊपर से हल्का सा कट रहा था वो मैप, और वो जेन्युइन मिस्टेक थी, मतलब वो गूगल पे ऐसा ही था, और वो इंडिया का फ्लैग ही लिखा था। बट मुझे पूरी वीडियो दोबारा से वो एडिट करनी पड़ी है, कहीं सिर्फ यही पीस उठा के न डाल दिया जाए। तो वो डर का माहौल तो रहता है, मतलब उस लेवल की लिबर्टी अभी बची नहीं है। उम्मीद है चीजें बेहतर होंगी। आने वाली 4 जून क्या कुछ गुल खिलाएगी, इस सब पे नजर होगी। एंड बहुत बहुत शुक्रिया अर्पित, आपने समय निकाला। आप थैंक यू भाई। सीए हैं, काम करते हैं साथ में, इतना समय निकालते हैं, और कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन भी है देश के आम लोगों के लिए कि हम लोग, आप लोग काम कर रहे हैं। हम अपना, हम फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ अब कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, यदि भगवान ने हमें थोड़ा कुछ टैलेंट दिया है, तो हम उसको यूज करते हैं कि कहीं ना कहीं देश जो है सही डायरेक्शन में चले। हमें पता है कि यूट्यूब या ये इंस्टाग्राम हमें, जैसे आपने कहा, कि ना तो ब्रांड्स अप्रोच करेंगे, और इनसे कोई कमाई वमाई तो होने वाली है नहीं। इनफैक्ट अपनी एडिटिंग वेडिटिंग का खर्चा भी निकालना असंभव ही है। तो फिर भी आप लोग, हम लोग किए जा रहे हैं, और हमारे जैसे तमाम लोग और कर रहे होंगे। मैं एक एक करके कोशिश करूंगा सबसे बात करने की। पर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। और जब थैंक आप यू भाई। पाकिस्तान आए तो कॉफ़ी पे हम आपकी बाट जोएंगे, बिल्कुल। आपकी वेट करेंगे।